में हम लोग एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, रेंजेस ऑफ द मसल वर्क। ठीक है, इसको मुझे बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम लोग बेसिक से बस पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें इस बारे में पता हो। अब इनर रेंज हमारे पास डिफरेंट रेंज होती है। एक तो फुल रेंज होगी, जो मसल की पूरी कैपेसिटी है टू विच द मसल कैन मूव, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज द फुल रेंज। ठीक है, मसल या जॉइंट जितना मूव कर सकते हैं, जितनी मूवमेंट जॉइंट अलाउड कर रहा है और जितना मसल मूव कर सकते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज द रेंज ऑफ द मसल। ठीक है, अब हमारे पास ना रेंज ऑफ द मसल हमारे पास क्या होती है, इनर रेंज होती है, आउटर रेंज होती है, मिडल रेंज होती है। अब इनर रेंज क्या है, जिसमें एक मसल पहले पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड था, अपनी पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में, फॉर एग्जांपल ऐसे था मसल। ठीक है, एल्बो फ्लेक्सर्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं जो कि कॉमन सी एग्जांपल है। पहले मसल ऐसे था, पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड, जब वो फुली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, अपनी कैपेसिटी तक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, दिस इज द इनर रेंज। और इनर रेंज जॉइंट की मूवमेंट को मेंटेन करने में बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप यहाँ से ये पढ़ेंगे, अगर हम लोगों ने पीछे आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक मसल वर्क की डिटेल जब डिस्कस की, उसके अंदर भी एक एक लाइन में उसने उसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है। यहाँ पर ये पैराग्राफ है, यहाँ पर ये पैराग्राफ है, और यहाँ पर ये है कि किस किस काम के लिए कौन सा मसल वर्क यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें बारे में पढ़ा कि पोस्टर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसेंट्रिक हम लोगों ने कहा कि स्टेबिलिटी के लिए जो है ना वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये वाला हम लोगों ने जो हमारे पास कंसेंट्रिक मसल वर्क था, ये हम लोगों ने कहा कि ये मसल की पावर को इंक्रीज करा रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, और यही एक बात, एक एक लाइन जो है ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसमें कौन सा मसल वर्क एक्टिव है। इसी तरह हमारे पास फुल रेंज मूवमेंट थी। फुल रेंज यहाँ हम लोगों ने, अभी मैंने आपको इनर रेंज पढ़ाई है, तो इनर रेंज क्या है, एक्सरसाइजेज इन द इनर रेंज इज यूज टू गेन और मेंटेन मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मसल पुल एंड टू ट्रेन एक्सटेंसिव मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग जॉइंट। ठीक है, ये एक लाइन आपको आनी चाहिए कि इनर रेंज मूवमेंट जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, पर्पस आपको पता होनी चाहिए, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि मूवमेंट जो है ना वो जॉइंट की कंप्लीट हम लोग अटेन कर सके, और दूसरा क्या कर सके, एक्सटेंसर्स को ट्रेन कर सके। इसमें फ्लेक्सर्स वर्क करते हैं ज़्यादा, तो कॉमनली तो हमारे पास अगर फ्लेक्सर्स है ना, तो फ्लेक्सर्स क्या करेंगे, मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो एक्सटेंसर हम सबको पता है ऑपोजिट जॉइंट उसको स्टेबलाइज कर रहा होता है, मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसमें एक्सटेंसर जो है ना उनको हम लोग स्टेबिलिटी के लिए ट्रेन करते हैं, और जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना उनको हम लोग जो है ना मूवमेंट के लिए ट्रेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, आउटर रेंज। आउटर रेंज में मसल क्या होता है, फुली स्ट्रेच होता है, मतलब अपनी जो है ना पार्शियल स्ट्रेच पोजीशन से, मतलब पहले ये मूवमेंट पोजीशन थी उसकी, ठीक है, पहले ये पोजीशन थी, ठीक है, अब वो इस पोजीशन से आउटर पोजीशन में आ गया, फुली स्ट्रेच पोजीशन में होगा, उसको आप लोगों ने ये कह दिया दिस इज द आउटर रेंज। ठीक है, और ये मसल री एजुकेशन के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। री एजुकेशन के सारे प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये है कि अगर मसल मिडल रेंज में है, मिडल रेंज में ये है कि वो अपनी बिल्कुल सेंटर वाले पोजीशन पे है, ठीक है, मिड पॉन पोजीशन में है, ना ज़्यादा स्ट्रेच है, ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है, और ये मसल और टोन और पावर वगैरह को ट्रेन करने के लिए हेल्पफुल होता है, उनको हेल्प करने में ये मिडल रेंज मूवमेंट्स है ना वो अफेक्टिव होती है। ठीक है, बिल्कुल यही बात उसने की, द आउटर रेंज ऑफ द muscle work used to extensively in muscle re-education as a construction initiative more easily from stretch. It is the most muscles. ठीक है, re-education में हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि re-education में पेशेंट खुद से मूव नहीं कर पाता, बजाय इसके कि उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, स्ट्रेच करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, मिडल रेंज में क्या है, एक्सरसाइज इन द रेंज मेंटेन मसल टोन एंड मसल पावर बट फुल जॉइंट मूवमेंट इज नेवर अचीव। ठीक है, क्योंकि मिडल रेंज है, सेंटर कर रहे हैं, फुल जॉइंट मूवमेंट तो आपने की ही नहीं, तो फुल रेंज कैसे अचीव होगी, तो ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर मिडल रेंज आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रुप एक्शन ऑफ द मसल, जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि प्राइम मूवर्स वो वाले मसल होते हैं जो हीरो होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। एगनिस्ट, उसको हम प्राइम मूवर को ही हम एगनिस्ट भी कह रहे होते हैं। एंटेगनिस्ट होता है जो विलन होता है, जो क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है मूवमेंट को। ठीक है, यहाँ अगर फ्लेक्शन हो रही है तो एंटेगनिस्ट पे हमारे पास क्या होगी, एक्सटेंशन होगी, ऑपोजिट वर्क करता है। साइनर्जिस्ट हम लोगों ने कहा था कि हेल्प करते हैं किसकी, ये हमारे पास जो है ना सपोर्टिंग करेक्टर होता है हिसाब का, जो कि प्राइम मूवर की हेल्प कर रहा होता है इन परफॉर्मिंग द मूवमेंट। और फिक्सेटर्स क्या होते हैं, फिक्सेटर्स ना आप कह सकते हैं बैक सपोर्टर्स होते हैं, जो कि ड्यूरिंग दैट मूवमेंट जॉइंट को फिक्सेट करते हैं, या हमारे पास जो हमारी बोन ऑफ द रीजन है उसको स्टेबलाइज करते हैं। फिक्सेटर का काम बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, एक बड़ी ही अच्छी उसने बुक में एग्जांपल दिया है, मेकिंग अ फिस्ट। ठीक है, जब हम फिस्ट बना रहे होते हैं तो इसके अंदर वो कहते हैं कि फिस्ट के अंदर फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर हो रही होती है, तो फिंगर फ्लेक्सर्स क्या है, यहाँ पर हीरो एज अ प्राइम मूवर एक्ट कर रहे हैं। एंटेगनिस्ट कौन से हैं, एक्सटेंसर्स ऑफ द फिंगर, ऑब्वियस सी बात है। जो हमारे पास एक्सटेंसर्स ऑफ द रिस्ट है, ये एज अ साइनर्जिस्ट वर्क करते हैं, ताकि इसको जो है ना हमारे पास
मूवमेंट पूरी रिस्ट की कंप्लीट हो सके। और जो हमारे पास ये आ गया, और उसके बाद हमारे पास ना आगे उसने क्या बताया हुआ बोला, द एक्सटेंशन टू द रिस्ट वर्क एज अ साइनेटिस्ट टू फिक्स और मूव द रिस्ट इनटू द फुल एक्सटेंशन सो दैट द पावर ऑफ द फ्लेक्स ऑफ फिंगर विच कैन आल्सो फ्लेक्ट। ठीक है, उसने साइनेटिस्ट का ये आगे वर्क बताया हुआ है। और उसके बाद द इंक्रीज एज एक्सटेंशन रिस्ट जॉइंट एज एक्ट एज अ फल्क्रम फॉर देयर एक्शन। ये रिस्ट जॉइंट एज अ फल्क्रम एक्ट करता है इंजेक्शन के लिए। इसके अंदर कोई भी इतनी बात जो है वो मुश्किल नहीं है, बेसिक बात है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो टू जॉइंट मसल्स होते हैं। अब टू जॉइंट मसल्स ऐसे होते हैं जो कि दो जॉइंट्स को क्रॉस कर रहे होते हैं। आपने बहुत एक अच्छी एग्जांपल पढ़ी होगी हैमस्ट्रिंग की, मल्टीपल टाइम्स पढ़ी होगी। हैमस्ट्रिंग हिप फ्लेक्स, हैमस्ट्रिंग हिप एक्सटेंसर्स होते हैं और नी फ्लेक्सर्स होते हैं। ठीक है, हैमस्ट्रिंग टू जॉइंट मसल होते हैं जो कि हिप और नी पे दोनों पे वर्क कर रहे होते हैं। नी पे फ्लेक्सर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं और हिप पे एज एन एक्सटेंसर काम कर रहे होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू जॉइंट मसल। जब भी हम री एजुकेशन करा रहे होते हैं तो हमारा गोल ये होता है कि हम जो टू जॉइंट मसल्स हैं उनको दोनों जॉइंट पे कम्प्लीटली स्ट्रेच करें। जब भी हमने जो है ना री एजुकेशन कराएं तो हम कहते हैं कि दोनों जॉइंट पे कम्प्लीटली स्ट्रेच करें। फॉर एग्जांपल, अगर हैमस्ट्रिंग मसल है वो फुल लेंथन कब होगा, जब वो हिप पे एक्सटेंशन और नी पे फ्लेक्शन करा रहा होगा। तो हम लोगों ने यही मूवमेंट जो है वो अचीव करनी है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग के सारे कॉन्सेप्ट किस मूवमेंट में हम लोगों ने ऑपोजिट करानी है, किस तरह से मूवमेंट करानी है, वो हम सबको पता चलेगा जब हम लोग जो है ना वो थेरम में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। फिर ग्रुप मूवमेंट ऑफ द जॉइंट है, बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। हम सबको पता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़ या नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ एक मूवमेंट जॉइंट पे नहीं हो रही होती है, मल्टीपल जॉइंट्स मूव कर रहे होते हैं। जिसमें उसने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी वॉकिंग में हमारे प्लांटर फ्लेक्सेस वर्क करेंगे। ठीक है, ये देखिए उसने कहा प्लांटर फ्लेक्सेस वर्क करेंगे, नी एक्सटेंसर वर्क करेंगे, हिप एक्सटेंसर वर्क करेंगे। सो देयर इज नॉट वन मूवमेंट विच इज़ अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेली वॉकिंग। ठीक है, से मल्टीपल हमारे पास हो रही होती हैं। ये हमारे पास इसके अंदर आ गया और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है मसल वीकनेस और पैरालिसिस, इस पार्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही आसान है।